Hello friends, let us start with the MCQs. The first question is, the period from birth to death is called option A, reproduction, option B, lifespan, option C, mitosis, and option D, meiosis. And the correct answer is option B, lifespan. Moving to the next question. The average lifespan of butterfly is option A 15 to 20 years, option B 50 weeks, option C 15 days, and option D 15 weeks. And the correct answer is option C 15 days. So butterfly जो है इसका लाइफ स्पैन इज़ अबाउट 1 to 2 weeks. ओके और ये जो क्वेश्चंस हैं लाइफ स्पैन वाले कि किस ऑर्गेनिज्म का कितना लाइफ स्पैन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ MCQ क्वेश्चंस बिकॉज दे आर डायरेक्ट आंसर्स, सो दे कैन बी आस्क्ड in various competitive exams. Moving to the third question. Which of the following has the shortest lifespan? सबसे कम लाइफ स्पैन किसका है? ऑप्शन ए कैट, ऑप्शन बी टॉर्टोइस, ऑप्शन सी मैन, एंड ऑप्शन डी फ्रूट फ्लाई. सो लेट मी टेल यू, कैट का जो लाइफ स्पैन होता है दैट इज़ अबाउट 35 to 40 ईयर्स. 35 से 40 ईयर्स का लाइफ स्पैन होता है कैट का. टॉर्टोइस का लाइफ स्पैन होता है 150 से 200 ईयर्स. ह्यूमन बींग्स का लाइफ स्पैन होता है 70 to 100 ईयर्स. एंड फ्रूट फ्लाई का लाइफ स्पैन होता है 1 month. सो क्वेश्चन क्या था हमारा? शॉर्टेस्ट लाइफ स्पैन. सो आंसर क्या होगा? फ्रूट फ्लाई. Moving to the next question. The terminal irreversible stage of aging is called option A natural death, option B wrinkling, option C senescence, and option D geriatrics. And the correct answer is option C, which is senescence. Moving to the next question. A mango tree has a dash lifespan than a people tree. तो मैंगो ट्री का जो लाइफ स्पैन होता है वो पीपल ट्री के कंपैरिजन में इन्होंने हमें पूछा है कैसा होता है. ऑप्शन ए लॉन्गर, ऑप्शन बी सिमिलर, ऑप्शन सी शॉर्टर, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज. तो मैंगो ट्री और पीपल ट्री दोनों में से ज़्यादा लंबा कौन जीता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है इट इज़ ऑप्शन नंबर सी शॉर्टर. पीपल ट्री जो है इसका लाइफ स्पैन अबाउट 2000 to 3000 ईयर्स होता है और मैंगो का जो ट्री होता है वो इससे काफ़ी कम उसका लाइफ स्पैन है. सो द आंसर इज ऑप्शन सी. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. रिप्रोडक्शन इंश्योर्स ऑप्शन ए immortality of organisms, option B continuity of life, option C growth of organisms, option D metagenesis. तो रिप्रोडक्शन की वजह से जो इंश्योर होता है वो चीज़ कौन सी है? आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी continuity of life. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बाइसेक्सुअल फ्लावर? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बाइसेक्सुअल फ्लावर का मीनिंग क्या है. तो मैं आपको बता दूं, बाइसेक्सुअल फ्लावर मीन्स ऐसे फ्लावर्स जिसमें सिंगल फ्लावर में, उसी फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं. तो यहाँ पे ऑप्शंस कौन से हैं? ऑप्शन ए रोज, ऑप्शन बी शू फ्लावर, ऑप्शन सी स्वीट पी, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव. बिकॉज इन सभी फ्लावर्स में जो मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स पाए जाते हैं सिमिलर सिंगल फ्लावर में. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द टू मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन आर
तो रिप्रोडक्शन के दो कौन से कॉमन तरीके हैं? फर्स्ट ऑप्शन है एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, ऑप्शन बी फिशन एंड रीजनरेशन, ऑप्शन सी फर्टिलाइजेशन एंड पार्थेनोजेनेसिस, एंड ऑप्शन डी ओवीपैरस एंड वीवीपैरस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। Moving to the next question. Binary fission involves option A meiosis, option B mitosis, option C meiosis followed by mitosis, and option D mitosis followed by meiosis. And the correct answer is option B mitosis. तो जो बाइनरी फिशन होता है, बाइनरी फिशन का क्या क्या मतलब होता है कि एक ऑर्गेनिज्म कट ऐसे बीच में से कट होके नहीं, जस्ट एक आपको मैं रिप्रेजेंटेटिव बता रही हूँ कि एक ऑर्गेनिज्म जो है इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू टू सिमिलर ऑर्गेनिजम्स। मतलब एक ऑर्गेनिज्म में जो भी इसके पार्ट्स हैं एग्जैक्टली इसके दो कॉपीज बन जाती हैं, जो सिमिलर पार्ट्स आ जाते हैं दोनों में, जो भी पेरेंट ऑर्गेनिज्म में है। तो इससे क्या होता है, इस टाइप का जो डिवीजन है इसे क्या हम क्या कहते हैं, माइटोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनिजम्स आर सेड टू बी इमॉर्टल। तो कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्हें हम इमॉर्टल कहते हैं? इमॉर्टल मतलब अमर या जो कभी भी नहीं मर सकता। ऑप्शन नंबर ए दोज दैट अंडरगो रीजनरेशन, ऑप्शन नंबर बी पार्थेनोजेनेटिक ऑर्गेनिजम्स, ऑप्शन सी polycarpic organisms, option D those that undergo binary fission, and the correct answer is option number D those that undergo binary fission. अब इसका क्या रीज़न है? मैंने आपको बताया बाइनरी फिशन क्या होता है। बाइनरी फिशन होता है जब एक ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट हो जाता है इनटू टू सिमिलर ऑर्गेनिजम्स। और मैंने क्या बताया था आपको कि इसमें जो भी मटेरियल है, जो भी इसका स्ट्रक्चर है, चाहे जो जीन्स हैं, जो प्रोटीन्स हैं, जो भी है, सब कुछ कॉपी होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका आधा हिस्सा इस ऑर्गेनिज्म को पेरेंट डॉटर को मिला है और दूसरा आधा इस डॉटर को मिला है, और ये खुद क्या हो जाएगा, ये खुद फिनिश हो जाएगा क्योंकि इसका हाफ हाफ पोर्शन इन दोनों में आ चुका है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ऑर्गेनिज्म मरा नहीं है, सिर्फ ट्रांसफ़र हुआ है यहाँ से अपने दो डॉटर सेल्स में। और इसी तरह आगे चल के क्या होगा, ये फिर से डिवाइड होगा इनटू टू सिमिलर, और ये भी डिवाइड होगा इनटू अगेन टू सिमिलर। तो इस तरह से जो जेनेटिक मटेरियल है या जो भी मटेरियल है ऑर्गेनिज्म में, वो सारा पास ऑन होते रहता है फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। और ओरिजिनल ऑर्गेनिज्म जो है वो कभी भी पूरी तरह से ख़त्म नहीं होता है। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं कि दोज ऑर्गेनिजम्स दैट अंडरगो बाइनरी फिशन आर इमॉर्टल। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीबा कैन रिप्रोड्यूस बाय ऑप्शन नंबर ए बाइनरी फिशन, ऑप्शन नंबर बी मल्टीपल फिशन, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन नंबर डी नीदर ए नॉर बी। एंड द करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड बी। जो अमीबा होते हैं वो बाइनरी फिशन से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, प्लस मल्टीपल फिशन से भी वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट रिप्रोड्यूसेस बाय ऑप्शन ए एम्फीटोकी, ऑप्शन बी वेजिटेटिव प्रोपिगेशन, ऑप्शन सी क्रॉस फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन डी बडिंग। तो ये आपको ज़रूर याद रखना है, ईस्ट propagates by reproduces by budding. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोनोकार्पिक प्लांट। सबसे पहले आपको मोनोकार्पिक का मीनिंग पता होना चाहिए। तो लेट मी टेल यू, मोनोकार्पिक मीन्स ऐसे प्लांट्स जो अपनी लाइफ में सिर्फ एक बार उनमें फ्लावरिंग होती है, एक ही बार उनमें फ्लावर्स लगते हैं। तो ऑप्शंस में बता दूं, ऑप्शन ए वीट, ऑप्शन बी नीलकुरंजी और स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना इसका साइंटिफिक नेम है, ऑप्शन सी बैम्बू, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द
above. तो इन सभी प्लांट्स में सिर्फ एक बार फ्लावरिंग होती है. और इसमें मैं आपको इम्पॉर्टेंट बता दूं, जो ये ऑप्शन बी है नीलकुरंजी या स्ट्रोबिलैंथस कुंठियाना, ये प्लांट वंस इन 12 ईयर्स, एक बार ये फ्लावरिंग इसमें होती है, वो भी 12 साल बाद. तो ये आपको ज़रूर याद रखना. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट MCQ. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच इज़ ट्रू? इनमें से क्या करेक्ट है? ध्यान से सुनिए. ऑप्शन ए, प्रेजेंस ऑफ ब्लड फ्लो ओनली इन ईस्ट्रस साइकिल नॉट मेंस्ट्रुअल साइकिल. मतलब ब्लड फ्लो सिर्फ ईस्ट्रस साइकिल में होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में नहीं होता है. ऑप्शन बी, ऑकरेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल ओनली इन प्राइमेट्स नॉट नॉन प्राइमेट्स. मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो सिर्फ प्राइमेट्स में होती है, नॉन प्राइमेट एनिमल्स में नहीं होती है. ऑप्शन नंबर सी, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ ब्रोकन एंडोमेट्रियम ओनली इन ईस्ट्रस साइकिल नॉट मेंस्ट्रुअल साइकिल. जो एंडोमेट्रियम ब्रेकडाउन होता है वो रीएब्जॉर्ब हो जाता है ईस्ट्रस साइकिल में, मेंस्ट्रुअल में नहीं होता. मेंस्ट्रुअल में जो ब्रोकन एंडोमेट्रियम है वो पास आउट हो जाता है विद द फ्लो. एंड ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी. तो इसमें जो बी और सी वाला ऑप्शन है दोनों करेक्ट हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल सिर्फ और सिर्फ प्राइमेट्स में होती है, नॉन प्राइमेट्स में नहीं होती. एंड ब्रोकन एंडोमेट्रियम जो है वो रीएब्जॉर्ब सिर्फ और सिर्फ ईस्ट्रस साइकिल में होता है, मेंस्ट्रुअल में नहीं होता. ओके. और ऑप्शन ए जो है वो उल्टा लिखा हुआ है. इसमें क्या लिखा है कि ब्लड फ्लो जो है इट फ्लोज इन ईस्ट्रस साइकिल नॉट मेंस्ट्रुअल साइकिल. ये बिल्कुल रॉन्ग है. ओके. तो ब्लड फ्लो जो होता है वो ईस्ट्रस साइकिल में तो नहीं होता है बिल्कुल भी, वो बल्कि मेंस्ट्रुअल में होता है. इसलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है, इसमें तीनों सेंटेंसेस में से बी और सी वाले जो सेंटेंसेस हैं वो करेक्ट है. दैट्स वाई आवर करेक्ट आंसर इज बोथ बी एंड सी, मतलब ऑप्शन नंबर डी. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 15. When both male and female flowers are present on the same plant, they are called option A, hermaphrodites, option B, monocarpic, option C, monoecious and option D, dioecious. तो मेल और फीमेल फ्लावर्स जब सेम प्लांट पे होते हैं, मतलब मैंने ये नहीं कहा है कि एक ही फ्लावर में मेल फीमेल दोनों होते हैं. यहाँ क्या कहा गया है, मेल फ्लावर्स एंड फीमेल फ्लावर्स दोनों एक ही प्लांट में होते हैं. तो उसको क्या कहते हैं, दैट प्लांट इज और दैट ऑर्गेनिज्म इज नोन एज डायेशियस. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16. डेट पाम एंड पपाया, मतलब खजूर का प्लांट और पपाया पपीता, ये किस तरह के प्लांट्स हैं? ऑप्शन ए, मोनोएशियस, ऑप्शन बी, डायेशियस, ऑप्शन सी, वेजिटेटिवली प्रोपेगेटिंग प्लांट्स and option D, parthenocarpic plants. And the correct answer is option number A, monoecious plants. क्यों? Because इनमें खजूर और पपीता, इनमें मेल प्लांट अलग होता है, मतलब उसमें मेल फ्लावर्स होते हैं एंड फीमेल फ्लावर्स दूसरे टाइप ऑफ प्लांट में होते हैं, मतलब मेल फीमेल प्लांट्स इनमें अलग अलग होते हैं. दैट्स वाई इट इज़ monoecious. Then next question, the type of asexual reproduction found in hydra is. तो हाइड्रा किस तरह से रिप्रोड्यूस करता है? ऑप्शन ए, मल्टीपल फिशन, ऑप्शन बी, बर्डिंग, ऑप्शन सी, स्पोरुलेशन, ऑप्शन डी, बाइनरी फिशन. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, बर्डिंग. नेक्स्ट, गेम्यूल फॉर्मेशन is a type of option A, internal budding, option B, external budding, option C, strobilation and option D, fragmentation. And the correct answer is option number A, internal budding. Moving to the next question. Formation of whole body of an organism from a small fragment is called.
ऑप्शन ए एपीमॉर्फोसिस, ऑप्शन बी मॉर्फेलेक्सिस, ऑप्शन सी रीजनरेशन, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसमें आपको अगर तीन जो आंसर्स में जो ए बी सी ऑप्शन है अगर उनके मीनिंग्स पता होंगे तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। तो मैं पहले आपको बता देती हूँ कि इसका जो आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। अब वो कैसे, पहले हम डिस्कस करते हैं इनके मीनिंग्स। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, इसमें जो ऑप्शन नंबर सी दिया है रीजनरेशन, रीजनरेशन का मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो बॉडी पार्ट्स हैं या फुल ऑर्गेनिज्म है वो दोबारा से जेनरेट होना, इसीलिए उसे रीजेनरेशन बोला गया है। ओके, अब इसमें जो फर्स्ट वाला है एपीमॉर्फोसिस, एपीमॉर्फोसिस का मतलब होता है जब किसी ऑर्गेनिज्म का कोई एक बॉडी पार्ट ब्रेक हो जाता है या ख़त्म हो जाता है, डेड हो जाता है, उसकी जगह पे अगर वो ऑर्गेनिज्म दोबारा सेम बॉडी पार्ट क्रिएट कर ले तो उसे हम कहते हैं एपीमॉर्फोसिस। फॉर एग्जांपल, हमने सभी ने सुना होगा जो लिजर्ड होती है या जो छिपकली होती है, कुछ ऐसी वैरायटीज़ हैं छिपकली की जो उनकी अगर टेल कट हो जाए तो दोबारा से रीजनरेट हो जाती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, एपीमॉर्फोसिस। इसी तरह प्लांट्स में जब कोई लीफ का लाइफ स्पैन कंप्लीट हो जाता है, लीफ जब झड़ के गिर जाती है उसकी जगह न्यू लीव्स आ जाती हैं, तो क्या है, ये रीजनरेशन है। तो एपीमॉर्फोसिस मतलब लॉस्ट पार्ट के जगह पर नया पार्ट फॉर्म हो जाना। जो बी वाला ऑप्शन है दैट इज़ मॉर्फोलेक्सिस। मॉर्फोलेक्सिस जो है उसका मतलब होता है कि एक छोटे फ्रैगमेंट से, एक छोटे हिस्से से पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म रीजनरेट हो जाना, उसे हम कहते हैं मॉर्फोलेक्सिस। फॉर एग्जांपल, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि लीफ जो गिर गई है पुरानी, उसकी जगह न्यू लीफ आ गई उस प्लांट में, तो वो क्या होगा, एपीमॉर्फोसिस। पर अगर उस गिरी हुई लीफ से एक नया प्लांट ग्रो हो जाए तो वो क्या होगा, मॉर्फोलेक्सिस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर बी, मॉर्फोलेक्सिस। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक चीज़, एक एमसीक्यू इसमें और आ गया कि ये जो दोनों नेम्स हैं ए और बी, ये क्या हैं, दे आर टाइप्स ऑफ रीजनरेशन। ये रीजनरेशन के ही टाइप्स हैं दोनों। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ इनकरेक्टली मैच्ड। इन ये जो मैचिंग्स दिए हैं, पेयर्स दिए हैं, इनमें से रॉन्ग वाला कौन सा है। तो ऑप्शन ए है ओवरी डिप्लॉइड, ऑप्शन बी एग हैप्लॉइड, ऑप्शन सी एंथर हैप्लॉइड, ऑप्शन डी जाइगोट डिप्लॉइड एंड ऑप्शन ई पोलन हैप्लॉइड। अब इसी में कितने सारे क्वेश्चंस हैं कि आपको किसी भी एक इनमें से जो ऑप्शंस दिए हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है कि ये हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है, तो ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। तो ओवरी जो होती है, ओवरी इज़ डिप्लॉइड, क्योंकि हम जो ओवरी है वो क्या है, जहाँ पर फीमेल गमीट्स बनते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो। तो जो हम ऑर्गेनिजम्स है, चाहे ह्यूमन बींग्स हों, चाहे जिनमें जो मैमल्स होते हैं, उन सभी में हम डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स हैं। तो ओवरी भी क्या होती है, डिप्लॉयड। पर ओवरी में जो एग बनता है दैट एग इज़ हैप्लॉइड। अब डिप्लॉयड हैप्लॉइड का आई होप आपको मीनिंग पता है। डिप्लॉयड मतलब जिसमें 2 सेट्स हैं क्रोमोसोम्स के, और हैप्लॉइड मतलब जिसमें सिंगल सेट है जिसको कि हम एन से डिनोट करते हैं। इसी तरह एंथर क्या है, एंथर इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट्स। ठीक है, ओवरी क्या था, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ मैमल्स, और ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट्स, एंथर। देन ऑप्शन डी है जाइगोट। जाइगोट भी क्या होता है, डिप्लॉइड, एंड पोलन हैप्लॉइड। तो जैसे मैंने बताया, ओवरी क्या होती है, डिप्लॉइड, एग होता है हैप्लॉइड। इसी तरह एंथर भी क्या होना चाहिए, डिप्लॉइड, एंड पोलन होता है हैप्लॉइड। पोलन क्या है, पोलन एंथर के अंदर जो मेल गमीट्स बनते हैं प्लांट्स में या फ्लावर्स में, दैट इज़ पोलन, तो वो हैप्लॉइड है, ये करेक्ट है। जाइगोट जो है, जाइगोट मतलब जब मेल और फीमेल गमीट मिलते हैं, ये भी करेक्ट है। देन ओवरी और एग मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये करेक्ट है। सो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, एंथर हैप्लॉइड, विच मीन्स एंथर क्या होना चाहिए था,
Anther should be diploid. Moving to the next question. Gametogenesis and gamete transfer are option A pre-fertilization events, option B post-fertilization events, option C steps during implantation, option D gestational events. तो गमीटोजेनेसिस, इसका मीनिंग क्या होगा गमीटोजेनेसिस का? गमीटोजेनेसिस मतलब गमीट फॉर्मेशन, जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, और गमीट ट्रांसफ़र, तो ये तो सीधा सीधा कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है कि गमीट बनना और गमीट्स का ट्रांसफ़र होना ये कब होगा? ये होगा बिफोर फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है प्री फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन मेल गमीट इज नॉट मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर टू ह्यूमन फीमेल गमीट। तो ह्यूमन बींग्स में मेल और फीमेल गमीट, मेल गमीट कौन सा है ह्यूमन बींग्स में? ह्यूमन मेल गमीट इज स्पर्म एंड फीमेल गमीट इज ओवम और एग। तो ये क्या कह रहे हैं कि मेल और फीमेल गमीट ह्यूमन बींग्स में सिमिलर नहीं होते, मतलब एक जैसे नहीं दिखते, उनका शेप साइज सिमिलर नहीं है। तो इस चीज़ को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए आइसोगमीट्स, ऑप्शन बी एनाइसोगमीट्स, ऑप्शन सी ओविपेरस, ऑप्शन डी वीवीपेरस। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी एनाइसोगमीट्स। तो मैं आपको मीनिंग्स बता देती हूँ इनके, बिकॉज ये भी एमसीक्यूज बन सकते हैं। आइसोगमीट्स वो होते हैं जो देखने में बिल्कुल सिमिलर होते हैं, मतलब मेल गमीट और फीमेल गमीट आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे कि ये मेल गमीट है या फीमेल गमीट, जो देखने में शेप साइज एवरीथिंग इज सेम। एनाइसोगमीट्स वो होते हैं जिनमें मेल फीमेल गमीट्स का जो अपीयरेंस होता है दैट इज़ डिफरेंट, साइज में डिफरेंस होगा, बड़ा छोटा होगा या कुछ और डिफरेंसेस होंगे। देन ऑप्शन सी क्या लिखा है? ओवीपेरस। ओवीपेरस मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो एग लेइंग होते हैं, ठीक है। एंड वीवीपेरस मतलब जो डायरेक्ट बर्थ देते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन का बच्चा होता है ह्यूमन बींग, एग नहीं होता। और जो ओवीपेरस होते हैं वो एग ले करते हैं, जैसे कि बर्ड्स। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मियोसाइट्स आर ऑप्शन ए हैप्लॉइड, ऑप्शन बी डिप्लॉइड, ऑप्शन सी हैप्लोडिप्लॉइड एंड ऑप्शन डी ट्रिप्लॉइड। तो मियोसाइट्स जो होते हैं दे आर द जर्म सेल्स, मतलब मियोसाइट्स वो होते हैं विच अंडरगो मियोसिस, मतलब ये मियोसिस करके गमीट्स इनसे तैयार होते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज मियोसाइट्स आर डिप्लॉइड, क्योंकि ये खुद डिप्लॉइड होंगे तभी ये जाकर क्या करेंगे, जब डिवाइड होंगे तो हैप्लॉइड गमीट्स तैयार करेंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जूस्पोर्स आर ऑप्शन ए मोटाइल, ऑप्शन बी नॉन मोटाइल, ऑप्शन सी मोटाइल और नॉन मोटाइल, मतलब ए या फिर बी, एंड ऑप्शन डी नन। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए मोटाइल। जूस्पोर्स जो होते हैं जनरली ये पानी में होते हैं एंड दे आर मोटाइल। मोटाइल मीन्स ये मूवेबल हैं, एक जगह से दूसरी जगह अपनी जगह चेंज कर सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैज़ नो रोल इन एवोल्यूशन बिकॉज, मतलब जो ये एवोल्यूशन हो रहा है, जो हम ऑर्गेनिज्म जो हैं वो पुराने ज़माने से लेकर अब तक जो उनमें चेंजेस आए हैं, जैसे हमने सुना ही है सभी ने कि मंकीज से ही इंसान बने हैं, बंदरों से इंसान बने हैं। तो ये जो एवोल्यूशन हुआ है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कोई मतलब इसका योगदान नहीं है एवोल्यूशन में। ओके, तो इसका क्या रीज़न है? नंबर 1 लैक ऑफ वेरिएशंस, देन नेक्स्ट ऑप्शन इज इट इज़ यूनिपेरेंटल, मतलब सिंगल पेरेंट होता है इसमें, देन थर्ड इट इज़ क्विक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, फास्ट रिप्रोडक्शन होता है, एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए लैक ऑफ वेरिएशंस। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सा होता है? जैसे मैंने पहले आपको एग्जांपल बैक्टीरिया का बताया था, बाइनरी फिशन, जिसमें एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया सिमिलर टू द पेरेंट बनते हैं, फिर 2 से आगे 4 बनते हैं सिमिलर टू द पेरेंट। तो ऐसे करके क्या होगा, बैक्टीरिया सेम जनरेशन फॉलो होती रहेगी जिनमें कोई जेनेटिक चेंजेस वेरिएशंस नहीं आएंगे। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, हर जनरेशन में
कुछ ना कुछ वेरिएशंस आते हैं, कुछ नया आता है जिससे कि अडेप्टेशन होता है और उसी से एवोल्यूशन होता है। क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसी भी तरह का वेरिएशन नहीं होता, सिमिलर ऑर्गेनिज्म कॉपीज बनती हैं, इस वजह से एवोल्यूशन नहीं हो पाता। क्योंकि एवोल्यूशन का तो मतलब ही क्या है, रिफाइन होना और बेहतर बनना। और क्योंकि एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स बिल्कुल सिमिलर टाइप के ऑर्गेनिजम्स कॉपीज बनाते हैं, तो वो रिफाइन नहीं हो पाते। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, रिमूवल ऑफ रिंग ऑफ बार्क इन लेयरिंग इज कॉल्ड। तो लेयरिंग जो है एक मेथड है ऑफ वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। तो इसमें जो खाल है प्लांट की, उसको चारों तरफ से अगर हम निकाल दें तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है टंगिंग, ऑप्शन बी है नॉचिंग, ऑप्शन सी इज रिंगिंग एंड ऑप्शन डी इज ट्रेंचिंग। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ringing. Moving to the next question. In algae, bryophytes and pteridophytes, the medium through which gamete transfer takes place is। तो इन सभी में जो गमीट्स हैं वो जो ट्रांसफ़र होते हैं एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, मतलब पार्टनर में, तो वो किसके थ्रू होते हैं? थ्रू, द करेक्ट आंसर इज वाटर। Moving to the next question. In whale, male gamete is dash and female gamete is dash. Option A, non-motile and motile. Option B, motile and non-motile. Option C, both motile. Option D, both are non-motile. तो आपको पता होना चाहिए जो वेल है इट इज़ अ मैमल। मैमल मीन्स उसके फीचर्स हमारे जैसे हैं। और मैमल्स के क्या फीचर्स हैं कि मेल गमीट बड़ा होता है, सॉरी इट इज़ स्मॉलर इन साइज एंड फीमेल गमीट इज़ लार्जर इन साइज, प्लस मेल गमीट इज़ प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर, फीमेल गमीट बहुत कम बनते हैं, प्लस मेल गमीट जो होते हैं वो मूवेबल होते हैं अपनी जगह से, दे कैन मूव, दे कैन चेंज प्लेस, एंड फीमेल गमीट जो होते हैं वो मूवेबल नहीं होते हैं। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, motile and non-motile. तो male gamete is motile and female gamete is non-motile in whale. Moving to the next question. Diploid chromosome number in meocyte of fruit fly is। तो ये सीधा सीधा लर्न करने वाला क्वेश्चन है, इसमें ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी इज़ 380, ऑप्शन सी इज़ 12 एंड ऑप्शन डी इज़ 20। And the correct answer is option number A, 8। और अगर आपको पूछा जाए कि गमीट में कितने सेल्स होते हैं, ये मियोसाइट वाला मैंने आपको पहले भी बताया था। मियोसाइट क्या है? जर्म सेल, जिसमें आगे क्या होगा? मियोसिस होगा और फिर उससे गमीट्स बनेंगे। तो इसमें अगर आपको पूछा जाता है कि गमीट्स में कितने सेल होंगे फ्रूट फ्लाई में, तो उसका आंसर क्या होगा? इट विल बी 4, इससे हाफ होगा, हैप्लॉइड। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, ओके सो इसको थोड़ा ध्यान से सुनिए। यहाँ पे दो सेंटेंसेस दिए हुए हैं। पहला है एजर्शन या ए, मतलब जो स्टेटमेंट है, और दूसरा है रीज़न, मतलब इस स्टेटमेंट का क्या कारण है। और हमारे जो आंसर्स हैं उसमें पहला ऑप्शन है कि ए और आर, मतलब जो स्टेटमेंट दिया है और उसका जो रीज़न दिया है, बोथ आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, कि दोनों सही हैं, ए भी सही है और आर भी सही है, और आर जो दिया, जो कारण दिया बताया गया है, वो सही कारण है। ऑप्शन बी क्या है कि ए और आर ट्रू तो हैं, दोनों चीज़ें ट्रू हैं, दोनों सेंटेंसेस अपनी अपनी जगह ट्रू हैं, बट आर इसका करेक्ट रीज़न नहीं है। ठीक है। ऑप्शन सी है ए इज़ ट्रू बट आर इज़ रॉन्ग, ए तो सही है लेकिन उसका जो रीज़न दिया गया है वो गलत है। एंड ऑप्शन डी, बोथ ए एंड आर फॉल्स, मतलब दोनों ही सेंटेंसेस गलत हैं। अब हम देख लेते हैं हमारा सेंटेंस क्या दिया है। तो एजर्शन क्या है? ऑल मेंबर्स ऑफ बी सोसाइटी आर डिप्लॉयड एक्सेप्ट ड्रोन्स।
तो बीज में बहुत ही टिपिकल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन देखा जाता है। बीज में जो ड्रोन्स होते हैं, ओके, ड्रोन बीज आर नॉट like other female or other male bees. Drones are haploid. ओके, तो यहाँ क्या दिया है कि बाकी सभी डिप्लॉयड होते हैं पर ड्रोन्स जो हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। और इसका रीज़न क्या है कि ड्रोन्स आर प्रोड्यूस्ड पार्थेनोजेनेटिकली। इसका रीज़न क्या बताया उन्होंने कि ड्रोन का जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है इट इज़ पार्थेनोजेनेसिस। तो ये जो दोनों सेंटेंसेस हैं, बोथ द सेंटेंसेस आर करेक्ट। कि ये करेक्ट है कि बी सोसाइटी में ड्रोन्स डिप्लॉयड नहीं होते। और क्यों, क्या रीज़न है इसका कि ड्रोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय पार्थेनोजेनेसिस। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, बोथ A and R are true and R is the correct explanation of A. Moving to the next question. Parthenogenesis is a kind of variation of sexual reproduction. So let me tell you, parthenogenesis को virgin birth भी बोला जाता है। मतलब parthenogenesis में जो organism है वो fertilization के बिना produce होता है। तो इसमें जो organism है ये एक टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है, उसका वेरिएशन है। ये एग्जैक्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हम इसको कह सकते, उसका वेरिएशन है। और इसमें मेल और फीमेल गमीट्स मिक्स नहीं होते हैं। इसमें डायरेक्ट जो फॉर एग्जांपल एग है सपोज फीमेल का, उसमें से डायरेक्ट ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, ट्रू। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which kind of organisms give better protection to their offsprings? तो better protected किस टाइप के organisms के बच्चे या offsprings होते हैं? ऑप्शन ए ओवीपैरस, मतलब जो एग लेइंग एनिमल्स होते हैं या ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ऑप्शन बी वीवीपैरस, मतलब जो डायरेक्ट बर्थ देते हैं। ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी वीवीपैरस। सो बिकॉज वीवीपैरस जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो जो अनबॉर्न चाइल्ड होता है वो अपनी मदर के बॉडी में होता है। मतलब व्हेन द फीमेल इज़ प्रेग्नेंट द चाइल्ड इज़ प्रोटेक्टेड, पूरी तरह से प्रोटेक्टेड होता है वो अपनी मदर के यूट्रस में, ओके, या बॉडी में। जबकि जो ओवीपैरस होते हैं जिनमें एग्स ले करते हैं, जो वो जब एग्स ले कर देते हैं तो जब तक उस एग में से बर्थ नहीं होता ऑर्गेनिज्म का, सपोज एक बर्ड की हम अगर बात करें या छोटे भी ऑर्गेनिजम्स कई ऐसे होते हैं, फिश होती हैं, तो उनमें खतरा होता है उन पर कि वो एग ब्रेक हो सकते हैं या कोई प्रीडेटर्स मतलब शिकारी कोई आके उन्हें, कोई दूसरे एनिमल्स आके वो एग्स को ब्रेक कर सकते हैं, उन्हें खा सकते हैं। तो इसलिए ये कहा जाता है, और नरिशमेंट भी नहीं उन्हें मिल पाती। जबकि जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वीवीपैरस जो होते हैं, वो जब तक बर्थ नहीं होता तब तक वो मदर के अंदर ही होते हैं। दैट्स वाई ये कहा जाता है कि बेटर प्रोटेक्शन जो है वो वीवीपैरस ऑर्गेनिजम्स अपने बच्चों को देते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगाई टेक्स प्लेस बाय ऑप्शन ए एंडोस्पोर, ऑप्शन बी गमीटैंजिया, ऑप्शन सी एक्सोस्पोर। सॉरी, यहाँ पर एक्सोस्फियर लिखा है, इट शुड बी एक्सोस्पोर। जैसे एंडोस्पोर है ना, तो ये एक्सोस्पोर होना चाहिए, सॉरी। एंड ऑप्शन डी इज कोनिडियोस्पोर। और इसका जो करेक्ट आंसर है इट इज ऑप्शन डी, कोनिडियोस्पोर। तो फंगस का जो रिप्रोडक्शन है इट इज एसेक्सुअल इन नेचर एंड टेक्स प्लेस बाय द हेल्प ऑफ स्पोर्स। कौन से स्पोर्स? कोनिडियोस्पोर्स। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन पिस्टिया अकर्स बाय. तो पिस्टिया जो है एक टाइप का प्लांट है, वाटर प्लांट है। तो इसमें जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या इसमें जो रिप्रोडक्शन है इट टेक्स प्लेस बाय ऑप्शन ए इज स्टोलॉन, ऑप्शन बी इज ऑफसेट, ऑप्शन सी इज रनर एंड ऑप्शन डी इज सकर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑफसेट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द रॉन्गली मैच्ड पेयर. इनमें से रॉन्ग कौन सा है? ऑप्शन ए है पोटैटो ट्यूबर,
मतलब जो प्रोपगेशन होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है नेचुरल पोटैटो का, आलू का, वो होता है थ्रू इट्स ट्यूबर. ऑप्शन बी जिंजर राइजोम. ऑप्शन सी एगेव bulbil. एंड ऑप्शन डी बनाना लीफ बड्स. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, बनाना का जो प्रोपगेशन है वो लीफ बर्ड से नहीं होता. बाकी तीनों ऑप्शंस करेक्ट हैं. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द रॉन्गली मैच्ड पेयर. तो ये बहुत हाई ईल्ड वाले एमसीक्यूज़ आए हैं. इनमें आपको कई सारे एमसीक्यूज़ मिलेंगे, जो जैसे चार चार इसमें जो ऑप्शंस हैं वो सभी आपके लिए एमसीक्यूज़ बन सकते हैं. सो कॉम कोलोकेशिया. ऑप्शन बी सक्कर ऑफ मिंट. ऑप्शन सी स्टोलॉन ऑफ स्ट्रॉबेरी. एंड ऑप्शन डी लीव्स इन वाटर हाइसिंथ. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, लीव्स इन वाटर हाइसिंथ. तो ये रॉन्ग है. वाटर हाइसिंथ में लीव्स से नहीं होता है प्रोपगेशन, होता है ऑफसेट से. बाकी तीनों जो ऑप्शंस हैं वो करेक्ट हैं और ये आपको ज़रूर याद होने चाहिए बिकॉज इनमें से कुछ ना कुछ डेफिनेटली आता है. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन डैश एंड डैश नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन occurs by adventitious buds on leaves. पत्तों से, लीव्स से किसका प्रोपगेशन हो सकता है? ऑप्शन ए इज बिगोनिया. ऑप्शन बी इज ब्रायोफाइलम. ऑप्शन सी एडियांटम कॉर्डेटम. एंड ऑप्शन डी ऑल. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल. इसमें मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ. एक तो ये जो ब्रायोफाइलम वाला लिखा हुआ है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ब्रायोफाइलम में मोड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन कौन सा है. तो उसका आंसर क्या होगा? लीफ. मतलब ब्रायोफाइलम के जो पत्ते होते हैं, इन तीनों के पत्ते, तीनों प्लांट्स के, इसमें ज़्यादातर ब्रायोफाइलम वाला एग्जाम्पल लिया जाता है. तो इन तीनों प्लांट्स में जो इनकी लीव्स होती हैं, उन लीव्स पर एडवेंटिशियस बड्स होते हैं. मतलब इसमें कुछ बड्स निकल आते हैं लीव्स में जब ये मेच्योर होती हैं, और ये अगर लीफ कट के अगर नीचे गिर जाए, ये वाला पोर्शन जो है बड वाला, यहाँ से एक न्यू पूरा प्लांट ग्रो हो सकता है. ओके. सो ये मैंने आपको बताना था अबाउट ऑल थ्री ऑफ देम. एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, इसमें जो सी ऑप्शन है एडियांटम कॉर्डेटम, इसका एक नाम और है, और वो नाम क्या है? वॉकिंग फर्न. सो दिस कैन ऑल्सो बी एन एमसीक्यू. वॉकिंग फर्न क्यों? बिकॉज ये जगह जगह ये प्रोड्यूस हो जाता है, बिकॉज ये तो लीव्स से ही रिप्रोडक्शन इसका पॉसिबल है. ओके. सो द करेक्ट आंसर अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ, ऑल. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. टेरर ऑफ बंगाल, ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये. विच प्लांट इज नोन एज टेरर ऑफ बंगाल? एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, वाटर हाइसिंथ. वाटर हाइसिंथ इज नोन एज टेरर ऑफ बंगाल, और इसका एक नाम और है इकॉर्निया. ये भी आपको पता होना चाहिए, इकॉर्निया. वाटर हाइसिंथ, इकॉर्निया, टेरर ऑफ बंगाल एक ही चीज़ के नाम है. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Runners, stolons and offsets are types of option A roots, option B underground stem, option C subaerial or creeping stem, and option D aerial stem. And the correct answer is option number C, subaerial or creeping stems. Moving to the next question. For vegetative propagation of sugarcane, शुगरकेन को अगर हमें प्रोपगेट करना है, मान लो खेती करनी है शुगरकेन की, वन मस्ट प्लांट सेगमेंट्स ऑफ स्टेम्स. तो हम शुगर केन के स्टेम्स को ही लगाकर उससे न्यू प्लांट्स उगा सकते हैं. पर उस स्टेम में क्या खासियत होनी चाहिए? हैविंग हाउ मेनी नोड्स, मतलब वो स्टेम जो हम लगा रहे हैं शुगर केन की, उस स्टेम में कितने नोड्स होने चाहिए. तो नोड्स इंटरनोड्स क्या होते हैं? नोड्स इंटरनोड्स मीन्स जैसे कोई भी स्टेम होती है ना, तो उसमें ये देखो, जैसे शुगर केन का एग्जाम्पल लेते हैं. आपको ये तो पता ही होगा ना, शुगर केन में ऐसे होती हैं, लाइंस होती हैं. तो ये लाइंस क्या हैं? नोड्स. ठीक है. और इसके बीच का जो हिस्सा है वो क्या कहलाता है? इंटरनोड. ठीक है, इंटरनोड. तो इन्होंने क्या पूछा है कि अगर हमने शुगर केन की खेती करनी है तो
कितने एटलीस्ट कितने नोड्स होने चाहिए जो हमने स्टेम लगाई है उसमें। तो क्योंकि स्टेम से भी शुगर केन का प्रोपगेशन हो जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, एटलीस्ट वन। एटलीस्ट एक उसमें नोड होना चाहिए। मतलब अगर अगर हमने ऐसा वाला पीस शुगर केन का कट करके भी लगा दिया जिसमें ये एक गांठ या एक लाइन हो, तो उसी में से नया शुगर केन का प्लांट ग्रो हो जाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ IBA। ऑप्शन ए इंडोल ब्यूट्रिक एसीटेट, ऑप्शन बी इंडोल बोरोनिक एसिड, ऑप्शन सी आयोडाइड ब्यूट्रिक एसिड एंड ऑप्शन डी इंडोल ब्यूट्रिक एसिड। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, इंडोल ब्यूट्रिक एसिड। ये तो आपको रटना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राफ्टिंग क्ले। जब हम ग्राफ्टिंग करते हैं तो ग्राफ्टिंग में जो हम क्ले यूज़ करते हैं बांधने के लिए प्लांट्स को, तो उसमें उसका कंपोजिशन क्या होता है? तो ग्राफ्टिंग क्ले इज़ कंपोज्ड ऑफ काउडंग, फाइनली कट हे और मॉस एंड क्ले। तो ये तीन चीज़ें जो है, काउडंग, ओके फर्स्ट, सेकंड है फाइनली कट हे और मॉस मतलब पराली को उसको चूरा बना के, एंड थर्ड है क्ले या मिट्टी। तो इसका क्या रेशियो होना चाहिए ग्राफ्टिंग क्ले में? ऑप्शन 1 is 1:1:2, ऑप्शन बी 2:1:2, ऑप्शन सी 1:2:1 एंड ऑप्शन डी 1:1:1। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1:1:2। मतलब 1 पार्ट ऑफ काउडंग, 1 पार्ट ऑफ हे और पराली एंड 2 पार्ट्स ऑफ क्ले। ये यूज़ होता है इन ग्राफ्टिंग क्ले। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ग्राफ्टिंग स्कायॉन इज। तो ग्राफ्टिंग का मतलब क्या होता है, पहले मैं आपको थोड़ा सा याद करा दूँ ग्राफ्टिंग के बारे में। ग्राफ्टिंग मतलब मान लो 2 प्लांट्स हैं, ठीक है, और हमने एक तीसरा प्लांट तैयार करना है। मान लो ये रेड कलर के फ्लावर्स वाला प्लांट है, ये वाइट कलर के फ्लावर्स वाला प्लांट है रोज़ का। हमने थर्ड वाला तैयार करना है जिसमें रेड और वाइट दोनों के करेक्टरिस्टिक्स हों। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को कट करेंगे, एक प्लांट का ऊपर वाला हिस्सा और दूसरे प्लांट का नीचे वाला हिस्सा लेंगे, ठीक है। इसको हमने यहाँ से गायब कर दिया, इसको यहाँ से गायब कर दिया। तो इसका अपर पार्ट और इसका लोअर पार्ट, इन दोनों को हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। इन दोनों को हम ज्वाइन करके एक पूरा प्लांट तैयार कर देंगे। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ग्राफ्टिंग। सो ग्राफ्टिंग में 2 चीज़ें यूज़ होती हैं, जैसे हमने देखा, एक प्लांट का रूट और दूसरे प्लांट का शूट। मतलब एक प्लांट का नीचे वाला हिस्सा और दूसरे प्लांट का ऊपर वाला हिस्सा। तो इसमें स्कायॉन किसको कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है शूट ऑफ द प्लांट विद सुपीरियर कैरेक्टर्स, ऑप्शन बी है शूट ऑफ प्लांट विद इंफीरियर कैरेक्टर्स, ऑप्शन सी रूट ऑफ प्लांट विद डिजीज रेजिस्टेंस एंड ऑप्शन डी रूट ऑफ प्लांट विद सुपीरियर कैरेक्टर्स। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, शूट ऑफ प्लांट विद सुपीरियर कैरेक्टर्स। तो ये आपने याद रखना है, स्कायॉन क्या होती है, शूट, ठीक है, मतलब प्लांट का ऊपर वाला हिस्सा। और जो दूसरा पार्ट होता है उसका नाम है स्टॉक, STOCK। स्टॉक का मतलब क्या है, रूट। तो जिस प्लांट का हम रूट लेते हैं उसको क्या कहते हैं, स्टॉक, और जिससे हम शूट लेते हैं उसको क्या कहते हैं, उस पार्ट को क्या कहते हैं, स्कायॉन। ओके, तो यहाँ पे 2 ऑप्शंस थे जिनमें शूट लिखा हुआ था, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। पर इसमें क्या लिखा है देखो, ऑप्शन ए में सुपीरियर कैरेक्टर्स एंड ऑप्शन बी में इन्फीरियर। तो नेचुरली ग्राफ्टिंग में हम इन्फीरियर कैरेक्टर्स तो लेंगे नहीं, इसलिए करेक्ट आंसर क्या है, शूट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ग्राफ्टिंग स्टॉक एंड स्कायॉन मस्ट बी जॉइंट। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ग्राफ्टिंग में हम करते क्या हैं, एक प्लांट को दूसरे प्लांट से ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो ज्वाइनिंग होनी चाहिए, अब प्लांट यहाँ तो मैंने जस्ट एक स्टिक जैसा बना दिया है, प्लांट तो इतना मोटा होता है ना, तो उसको पूरा कट करके ज्वाइन करेंगे या आधा कट करेंगे या बाहर बाहर से कट करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए ग्राफ्टिंग के लिए, सक्सेसफुल ग्राफ्टिंग के लिए क्या करना ज़रूरी होता है? तो ऑप्शन ए क्या है यहाँ पे, फ्लोएम टू फ्लोएम, ऑप्शन बी जाइलम टू जाइलम, ऑप्शन सी पिथ टू पिथ एंड ऑप्शन डी कैम्बियम टू कैम्बियम। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, कैम्बियम टू कैम्बियम। दोनों के कैम्बिया जो हैं वो ज्वाइन होने चाहिए।
Next question. If you take a scion of desi mango and stalk of dasheri mango for grafting, what type of mango will be produced? तो यहाँ पे क्या बताया उन्होंने? स्कायन, स्कायन मतलब ऊपर वाला पार्ट जो है वो कौन सा है? देसी। और नीचे वाला पार्ट जो है वो कौन सा है? दशहरी। ओके, तो देसी क्या है यहाँ पे? स्कायन। और दशहरी क्या है यहाँ पे? स्टॉक। मतलब दशहरी वाले का क्या लिया गया है? रूट। और देसी वाले का क्या लिया गया है? शूट। ओके, तो यहाँ पे जब जॉइनिंग होगी, जब नया प्लांट बनेगा, तो जो नया प्लांट बनता है उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स किसके आते हैं? ऑफ द स्कायन। इसलिए आपको याद होगा इसके पहले जो स्कायन वाला एक दो एमसीक्यूज पहले क्वेश्चन आया था उसमें सुपीरियर कैरेक्टर्स लिखा हुआ था। क्यों? बिकॉज वो जो कैरेक्टर्स होते हैं शूट के, वो सारे कैरेक्टर्स ग्राफ्ट जो प्लांट होता है, जो न्यू प्लांट बनता है, उस प्लांट में वो कैरेक्टर्स अपीयर होते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, देसी। Moving to the next question. Tea and cocoa are propagated by option A layering, option B stem cutting, option C grafting, and option D bud grafting. And the correct answer is option B stem cutting. Moving to the next question. Grafting in sugarcane cannot be performed because, तो शुगर केन को हमने देखा था स्टेम से हम प्रोपोगेट कर सकते हैं, स्टेम से उसे रिप्रोड्यूस करा सकते हैं, बट शुगर केन में हम ग्राफ्टिंग नहीं कर सकते। तो क्यों नहीं कर सकते? ऑप्शन ए वैस्कुलर बंडल्स आर स्कैटर्ड, ऑप्शन बी फ्लोएम इज इंटरनल टू जाइलम, ऑप्शन सी शुगर केन प्लांट इज डेलिकेट, ऑप्शन डी इट इज़ अनेबल टू बेयर इंजरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए वैस्कुलर बंडल्स आर स्कैटर्ड। तो इसमें जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं वो एक ही जगह पर नहीं होते, मतलब दो शुगर केन के प्लांट्स को कैम्बियम टू कैम्बियम ज्वाइन करना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज उनका जो एनाटॉमी है, जो उनका स्ट्रक्चर है, वो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, या वो ज्वाइन करना मुश्किल है। दैट्स वाई ग्राफ्टिंग पॉसिबल नहीं है इन शुगर केन। नेक्स्ट, इन प्लांट्स सेनेसेंस इज कैरेक्टराइज्ड बाय, हमने स्टार्टिंग में भी सेनेसेंस से रिलेटेड एक क्वेश्चन किया था। तो सेनेसेंस का मतलब क्या होता है? इरिवर्सिबल चेंजेस जो एज बढ़ने की वजह से ऑर्गेनिजम्स में आते हैं उसे सेनेसेंस बोला जाता है। तो हम ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए फ्लावरिंग, ऑप्शन बी फ्रूटिंग, ऑप्शन सी येलोइंग एंड लीफ फॉल, ऑप्शन डी फर्टिलाइजेशन। एंड द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर सी, yellowing and leaf fall. Moving to the next question. In male flowers में option A only stamens are present, option B both stamens and pistils are absent, option C only pistils are present, and option D both stamens and pistils are present. तो आपको यहाँ पे नेम्स पता होने चाहिए मेल पार्ट्स और फीमेल पार्ट्स के प्लांट्स में। तो जो स्टेमन होता है इट इज़ द मेल पार्ट, एंड जो पिस्टिल होता है इट इज़ द फीमेल पार्ट। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए ओनली स्टेमन्स आर प्रेजेंट, बिकॉज स्टेमन क्या है? मेल पार्ट है फ्लावर्स में, और इसीलिए मेल फ्लावर्स को स्टेमिनेट भी बोला जाता है। तो स्टेमिनेट फ्लावर्स कौन से हैं? जिनमें सिर्फ स्टेमन या मेल पार्ट्स होते हैं, फीमेल या पिस्टिल नहीं होते। इसी तरह जिनमें ओनली पिस्टिल होता है उन्हें क्या कहेंगे? फीमेल वाले को क्या कहेंगे हम? पिस्टिलेट फ्लावर्स, पिस्टिलेट। इसमें ओनली पिस्टिल्स आर प्रेजेंट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स, तो ऐसे सेल्स जिनमें कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है, जो एक जैसे ही हैं, जिनमें अभी पता नहीं है फ्यूचर में क्या बनेगा, कि इसमें से कौन सा लीफ बनेगा, कौन सा रूट बनेगा, तो ऐसे अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए करोला, ऑप्शन बी कैलस, ऑप्शन सी कार्पेल, एंड ऑप्शन डी सेल वॉल। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कैलस। सो अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स, इसको टिश्यू कल्चर में यूज़ किया जाता है। इट इज़ नोन एज, यूज़ किया जाता है मतलब ये बनता है इन द प्रोसेस ऑफ टिश्यू कल्चर, इट इज़ नोन एज कैलस।